आधुनिक लेबनान में स्थित बालबेक के प्राचीन खंडहर शायद एक उन्नत प्राचीन सभ्यता का सबसे ठोस प्रमाण है, जिसका उल्लेख हमारी इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। लेबनान की चिलचिलाती धूप में, जहां प्राचीन धूल खामोश खंडहरों पर जमी है, वहां एक ऐसा स्थल है जिसे पुरातत्वविदों ने अंततः समझ लिया था। बालबेक, एक ऐसा नाम जो लंबे समय से पाठ्य पुस्तकों के नीचे दबा हुआ था, जिसे रोमन सभ्यता का मानकर भुला दिया गया और अतीत के पन्नों में समेट दिया गया। लेकिन पत्थर के नीचे नए स्कैन किए जाने के क्षण से सब कुछ बदल गया, और जो सामने आया वह न केवल अप्रत्याशित था बल्कि भयावह भी था। पुरातत्वविद हिल गए हैं, डेटा को चुपचाप दबाया जा रहा है, और वह सवाल जिसे कोई पूछना नहीं चाहता एक चेतावनी की तरह हवा में मंडरा रहा है। यह सिर्फ एक खोज नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसके लिए एक खतरा है। यह विशाल परिसर, जिसमें 1000 टन से भी अधिक वजन के विशालकाय पत्थर हैं, पारंपरिक पुरातत्व के नजरिए से किसी भी व्याख्या से परे है। देखते रहिए, क्योंकि बालबेक के नीचे जो कुछ छिपा है वह किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय, प्राचीन और अविश्वसनीय है। यह वह स्थल है जिसने स्वयं को समझाने से इनकार कर दिया है। अगर धरती पर कोई ऐसी जगह है जो न सिर्फ इतिहास के बारे में हमारी मान्यताओं को चुनौती देती है, बल्कि सभ्यता के बारे में हमारी समझ की बुनियाद को ही हिला देने की धमकी देती है, तो वह जगह बालबेक है। पहली नजर में यह किसी भी अन्य प्राचीन खंडहर की तरह दिखता है। एक मंदिर परिसर जो समय की मार झेल चुका है, किंवदंतियों और स्मारकों से घिरा हुआ है। कई पीढ़ियों के इतिहासकारों ने इसे आत्मविश्वास से एक नाम दिया और आगे बढ़ गए। इसे रोमन उपलब्धियों की श्रेणी में सहजता से रख दिया। उन्होंने सिखाया कि रोमन अपनी सेनाओं, अपनी इंजीनियरिंग प्रतिभा और अपनी संगठनात्मक शक्ति के बल पर यहां आए, इन पत्थरों को निकाला और बृहस्पति मंदिर के लिए विशाल चबूतरा बनाया। यह एक ऐसी कहानी थी जो पाठ्य पुस्तकों, संग्रहालयों के पट्टिकाओं और अकादमिक व्याख्यानों में सहजता से समाहित हो जाती थी। इसने निश्चितता प्रदान की, और क्योंकि निश्चितता मन को शांति देती है, इसलिए दुनिया ने बिना गहराई से विचार किए इसे स्वीकार कर लिया। फिर भी निश्चितता का क्षणिक प्रभाव होता है, जैसे ही वास्तविकता का अध्ययन बिना किसी पूर्व धारणा के किया जाता है। जैसे जैसे दशक बीतते गए और नए उपकरणों ने प्राचीन रहस्यों की पड़ताल शुरू की, बालबेक को निर्विवाद व्याख्याओं के अपने सुरक्षात्मक आवरण से बाहर आना पड़ा। आधुनिक इतिहास में पहली बार पत्थरों को मापा गया, स्कैन किया गया और उनका अध्ययन किया गया। रोमन विरासत के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक फोरेंसिक जांच में भौतिक साक्ष्य के रूप में। और यहीं से जानी पहचानी कहानी में दरार पड़नी शुरू हुई। बालबेक का अस्तित्व मात्र प्राचीन नहीं, बल्कि असंभव है। इसका अस्तित्व एक ऐसा प्रश्न खड़ा करता है जो इतिहास के बारे में हमारी समझ को जड़ से झकझोर देता है। प्राचीन तकनीक की सीमाओं के भीतर रहने वाली सभ्यता कैसे 800 टन तक के पत्थरों को काट, उठा और उनकी स्थिति निर्धारित कर सकती थी, उन्हें मिलीमीटर की सटीकता से स्थापित कर सकती थी, उन्हें रोम से हजारों साल पुराने आकाश के अनुरूप ढाल सकती थी, और यह सब बिना कोई लिखित दस्तावेज छोड़े कर सकती थी जो यह बताए कि यह कैसे और क्यों हुआ। इन तथ्यों का सामना करने पर सबसे रूढ़िवादी विद्वान भी चुपचाप स्वीकार करते हैं कि बालबेक अब मानव सभ्यता के लिए निर्मित कालक्रम में सुरक्षित रूप से फिट नहीं बैठता। यह उससे ऊपर उठ खड़ा होता है, यह उसका उपहास करता है। यह एक ऐसा स्मारक है जो बोल नहीं सकता, फिर भी एक ऐसा संदेश देता है
जो समय के साथ गूंजता रहता है। लिखित इतिहास से बहुत पहले किसी के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हम अब नहीं समझते। यह वीडियो अनुमानों या मिथकों की यात्रा नहीं है, यह साक्ष्यों का खुलासा है। ऐसे साक्ष्य जो हमारी समय रेखा का पालन करने से इनकार करते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इतिहास वह है जिसे हमें रटना सिखाया गया है, या कुछ ऐसा है जिसे हमने अभी अभी खोजना शुरू किया है। एक आत्मविश्वास से भरी कहानी का पतन। लगभग 2 शताब्दियों तक बाल्बेक अकादमिक निश्चितता के आवरण में रहा। पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और विद्वानों ने विश्वासपूर्वक घोषणा की कि स्थल पर खड़ी हर चीज रोम की थी। न केवल स्तंभ और मंदिर, बल्कि उनके नीचे स्थित विशाल आधारशिलाएं भी। यह तर्क बिल्कुल सटीक प्रतीत होता था। रोम अपने युग की शक्ति था। रोम के पास साधन थे। रोम में इंजीनियरिंग का अच्छा ज्ञान था। रोम ने अपने द्वारा पूर्ण की गई लगभग हर प्रमुख परियोजना का लिखित रिकॉर्ड रखा था। इसलिए जब बाल्बेक ने अकादमिक जगत में कदम रखा, तो दुनिया ने एक ऐसे स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया जिसमें किसी प्रकार की असुविधा या नए प्रश्न उत्पन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इसे रोम ने बनवाया था और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन ज्ञान पत्थर की तरह दबाव पड़ने पर बदल जाता है। जैसे ही शोध दल ने आधुनिक इंजीनियरिंग विश्लेषण का उपयोग करते हुए बाल्बेक का अध्ययन शुरू किया, एक प्रचलित धारणा टूटने लगी। नींव के पत्थरों पर खुदे हुए औजारों के निशान, ये निशान जिनसे निर्माताओं की पहचान होनी चाहिए थी, रोमन छेनी के निशानों से मिलते जुलते नहीं थे। न ही ये कांस्य युग या लौह युग के औजारों से मिलते जुलते थे। वे मानव इतिहास में दर्ज किसी भी चीज से बिल्कुल अलग थे। भौतिकी परीक्षणों से पता चला कि रोमन परिवहन के ज्ञात तरीके, रोलर, रस्सियां, स्लेज, सैकड़ों टन वजनी पत्थरों को ऊबड़ खाबड़ भूभाग पर नहीं ले जा सकते थे। रोमन, जिन्होंने अपनी विजयों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया, जिन्होंने इंजीनियरिंग विजयों का जश्न मनाने के लिए पट्टियां उकेरी, जिन्होंने सड़कों और पुलों के बारे में विस्तृत अभिलेख लिखे, उन्होंने बाल्बेक का जिक्र तक नहीं किया। कोई रोमन अभिलेख, कोई स्मारक शिलालेख, कोई इंजीनियरिंग नियमावली, कोई औजार सूची नहीं है जो इतनी विशाल वस्तु को आकार देने या उठाने का वर्णन करती हो। पहली बार इतिहासकारों को एक चिंताजनक संभावना का सामना करना पड़ा कि जिस व्याख्या पर वे पीढ़ियों से भरोसा करते आ रहे थे, वह साक्ष्य आधारित नहीं बल्कि अनुमान आधारित थी। नवीनतम शोध टीमों की आंतरिक रिपोर्टों के अनुसार डिजिटल मॉडलों पर माप किए जाने के क्षण से ही दृष्टिकोण में बदलाव आया। कभी आंखों को लुभाने वाले ये पत्थर रोमन इतिहास के तहत वैज्ञानिक दृष्टि से निराधार हो गए। जैसे ही विशेषज्ञों ने स्क्रीन पर डेटा देखा, वजन, खदान की दूरी, भूभाग की ढलान, रस्सी की क्षमता, मिट्टी का दबाव, जोड़ों के तनाव सहने की क्षमता, कमरे में सन्नाटा छा गया। आंकड़ों को इतिहास से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उस सन्नाटे में एक एहसास धूल की तरह हवा में छा गया। बाल्बेक ने न केवल समय रेखा को चुनौती दी, बल्कि उसे तोड़ दिया। उस क्षण से बाल्बेक विद्वानों के लिए व्याख्या का विषय बनने के बजाय एक ऐसा स्थल बन गया जिस पर सवाल उठाने से वे डरते थे, क्योंकि अब चूना पत्थर के शिलाखंडों के ऊपर एक सच्चाई मंडरा रही थी। किसी ऐसे साहसी व्यक्ति का इंतजार कर रही थी जो उसे खुलकर कह सके। अगर रोमनों ने पत्थरों को नहीं काटा, अगर उन्होंने उन्हें नहीं पहुंचाया, अगर उन्होंने उन्हें व्यवस्थित नहीं किया, तो फिर किसने किया? उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जो वह देख लिया जो मनुष्य नहीं देख पाए।
जैसे जैसे बाल्बिक पारंपरिक व्याख्याओं का विरोध करता रहा, शोध दल को एहसास हुआ कि केवल मानवीय विश्लेषण अब पर्याप्त नहीं है। उनका प्रशिक्षण, उनकी अपेक्षाएं और उनके ऐतिहासिक पूर्वाग्रह इस बात को प्रभावित कर रहे थे कि वे क्या देख पाते थे। हर बार जब साक्ष्य स्वीकृत कथनों से असहमत होते तो कोई न कोई माप त्रुटियों, गलत व्याख्या या संदर्भ की कमी का सुझाव देता। लेकिन विरोधाभास इतने गंभीर होते जा रहे थे कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। पत्थरों में बहाने सुनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए अनिच्छा से ही सही, टीम ने एक ऐसे तरीके का सहारा लिया जो संकोच न करे, अटकलें न लगाए और अतीत की मान्यताओं की रक्षा न करे। उन्होंने एक मशीन का सहारा लिया, पैटर्न रिकॉग्निशन एआई, जिसे मूल रूप से पत्थर के फोरेंसिक अध्ययन और उन्नत इंजीनियरिंग अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया था, बाल्बेक की कहानी को फिर से खोलने के लिए चुना गया। यह रोमन पुलों, माया पिरामिडों और प्राचीन चीनी नींवों पर पहले ही अपनी उपयोगिता साबित कर चुका था। इसने धातु में सूक्ष्म संकेतों का अध्ययन किया, रडार स्कैन की व्याख्या की और हजारों वर्षों पुराने आकाशीय मॉडलों के आधार पर ज्यामिति की तुलना की। लेकिन बाल्बेक में इसका कार्य अभूतपूर्व था। इसे इतिहास, रोम और अन्य मान्यताओं को भूल जाने का निर्देश दिया गया था। इसका एकमात्र काम स्थल को भूविज्ञान, अपक्षय, कटाव और मापनीय तथ्यों की एक कच्ची पहेली के रूप में देखना था। आंतरिक नोट्स के अनुसार शोधकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक फाइल को ठीक उसी रूप में एआई में डाला जाए जैसे उसे एकत्र किया गया था। बिना लेबल वाली तस्वीरें, बिना टिप्पणी के खदान की मिट्टी के परीक्षण, बिना ऐतिहासिक व्याख्या के लेजर माप। उन्हें डर था कि अगर वे अपने सिद्धांत जोड़ेंगे तो मशीन मानवीय अपेक्षाओं के अनुरूप ढल सकती है। इस बार लक्ष्य स्पष्टता प्राप्त करना था, चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। सिस्टम ने सामग्री का अध्ययन चरणों में किया। इसने सबसे पहले औजारों के निशानों का विश्लेषण किया, फिर निर्माण की ज्यामिति का, फिर जमीन की संरचना का और अंत में आकाश की दिशा का। इसने अपने सभी परिणामों को एक एकीकृत विश्लेषण में मिला दिया और जब अंतिम मॉडल सामने आया तो कमरे का वातावरण पूरी तरह बदल गया। कई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रयोगशाला में सन्नाटा छा गया और तनाव इतना गहरा था कि वह शारीरिक अनुभूति जैसा लग रहा था, क्योंकि पहला बड़ा विरोधाभास बिना किसी हिचकिचाहट के सामने आ गया। आधारभूत शिलाखंड रोमन इंजीनियरिंग परंपरा से मेल नहीं खाते थे। एआई ने न केवल रोमन लोहे की छेनी के कोई निशान नहीं पाए, बल्कि कांस्य युग या लौह युग के हस्त औजारों की कोई लय भी नहीं पहचानी। सतहें बहुत ही एकसमान थीं, कटाई बहुत ही चिकनी थी, कोण बहुत ही सटीक और सुसंगत थे। पत्थरों का व्यवहार गणितीय था, मानो उन्हें आकार देने वाले किसी भी व्यक्ति ने एक ऐसी प्रणाली का उपयोग किया हो जो स्थिरता को मशीन की तरह समझती हो, न कि हथौड़े की तरह। यह प्रणाली इससे भी आगे बढ़ी। इसने ऐसे स्थान निर्धारण पैटर्न की पहचान की जिनका उपयोग रोमनों ने कभी नहीं किया था। ऐसे जोड़ सहनशीलता की गणना की जो किसी भी शास्त्रीय निर्माण में दिखाई नहीं देती थी, और फिर एक आकाश संरेखण मॉडल की ओर इशारा किया जो रोम से हजारों साल पुराने युग से संबंधित था। उस क्षण स्वीकृत कहानी के भीतर कुछ टूट गया। खबरों के अनुसार कई शोधकर्ताओं ने फाइल को दोबारा चलाने की मांग की। अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि प्रोग्राम में खराबी आ गई थी। लेकिन जब सिस्टम ने वही निष्कर्ष दोहराया तो एक अकाट्य बात हवा में तैर उठी। बाल्बेक का आधारभूत चबूतरा रोमन सभ्यता का नहीं था,
यह किसी भी जात शास्त्रीय सभ्यता से संबंधित नहीं था। विज्ञान की दृष्टि से लगभग 2 शताब्दियों से चली आ रही एक कहानी पल भर में धराशायी हो गई। टीम के सदस्यों के मन में गूंज रहा प्रश्न सरल था, फिर भी भयावह था। यदि रोमनों को बालबेक विरासत में मिला था, तो उस विरासत के पीछे कौन छिपा था? इसका उत्तर खोजने के लिए वे साक्ष्यों की ओर लौट गए। उन्होंने पत्थरों को फिर से देखा, इतिहास की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक अपराध स्थल अन्वेषक की दृष्टि से। और इसके बाद उन्हें जो मिला, उसने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। एक लुप्त इंजीनियरिंग प्रणाली के औजारों के निशान। जब एआई ने रोमन मूल की संभावना को खारिज कर दिया, तो टीम को उम्मीद थी कि अगला चरण स्थिति को और स्पष्ट कर देगा। लेकिन इसके बजाय बालबेक एक और भी बड़ा रहस्य बन गया। पत्थरों की जांच इतने संवेदनशील सूक्ष्मदर्शी से की गई कि हल्की सी भी कंपन से परिणाम विकृत हो सकते थे। उच्च आवर्धन के तहत देखने पर उन कटों से एक आश्चर्यजनक बात सामने आई। वे छेनी से बनने वाली अनियमित दरारें नहीं थीं। वे पतली, चिकनी, असामान्य रूप से एक समान खांचे थीं। चैनल की चौड़ाई पूरी लंबाई में एक समान रही। गहराई में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। किनारे नियंत्रित ज्यामिति के साथ घुमावदार थे। ये इंसानी हाथों के निशान नहीं थे। ये एक ऐसी प्रणाली के फिंगरप्रिंट थे जो बिना थके लगातार दबाव झेलने में सक्षम थी। एआई ने अपने डेटाबेस में मौजूद हर जात उपकरण पैटर्न का मिलान किया। इसने रोमन छेनी, फोनीशियन कील, असीरियन कुल्हाड़ी, नवपाषाणकालीन कूटने वाले पत्थरों और यहां तक कि प्रारंभिक भूमध्य सागरीय खदानों में इस्तेमाल होने वाले तेज धार वाले तांबे के ब्लेड से इन निशानों की तुलना की। कोई भी मेल नहीं खाया। एआई को जो सबसे करीबी समानता मिली, वह आधुनिक समय में इस्तेमाल होने वाली औद्योगिक कटाई तकनीक थी। बहता पानी घर्षणकारी कणों को अपने साथ ले जाता है, जो नियंत्रित पथ पर पत्थर को पीसते हैं। जल निर्देशित कटाई, जिसका आविष्कार हमने आधुनिक युग तक नहीं किया था, बालबेक के चूना पत्थर के भीतर एक रहस्यमय उपस्थिति का आभास कराती थी। रासायनिक अवशेष विश्लेषण ने और भी अधिक चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी। सूक्ष्म छिद्रों में क्वार्ट्ज रेत और कोरंडम के अंश पाए गए, जो चूना पत्थर से भी अधिक कठोर खनिज हैं और पानी में बहते समय उसे काट सकते हैं। ये पदार्थ बालबेक के स्थानीय नहीं थे। इन्हें जानबूझकर आयात किया गया होगा, जिसका अर्थ है कि किसी अज्ञात समय में किसी ने औद्योगिक स्तर के अपघर्षक पदार्थों को खदान तक पहुंचाया होगा और इसमें योजना, समन्वय, प्रौद्योगिकी और ज्ञान शामिल हैं। फिर खदान की सतह का विश्लेषण किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जमने और पिघलने से होने वाले निष्कर्षण के अनुरूप दरारों के संकेत प्रकट किए। पत्थर के एक बड़े टुकड़े के चारों ओर खोदी गई खाइयों में पानी डाला जाता था। उसे जमने के लिए छोड़ दिया जाता था और बर्फ के फैलने से वह टुकड़ा अपनी जगह से हट जाता था। साक्ष्यों से पता चलता है कि पानी के बहाव के लिए पत्थरों के नीचे संकरे चैनल विशेष रूप से खोदे गए थे। इस तरह की तकनीकें प्रागैतिहासिक स्कैंडिनेवियाई खदानों और प्रारंभिक चीनी खनन में मौजूद थीं, लेकिन सैकड़ों टन के पत्थरों को आकार देने में सक्षम पैमाने पर कभी भी दस्तावेजी रूप से प्रमाणित नहीं हुई थीं। अब जो सिद्धांत सामने आया था, वह पारंपरिक समय सीमाओं से बंधे किसी भी व्यक्ति के लिए अकल्पनीय था। बालबेक में किसी ने नियंत्रित जल प्रवाह, अपघर्षक पदार्थों और हिमांक सहायता प्राप्त पृथक्करण को मिलाकर बहुचरणीय इंजीनियरिंग कटाई का उपयोग करके इतने बड़े पत्थर बनाए थे कि आधुनिक मशीनरी भी उनकी कल्पना करने में संघर्ष करती है।
यहीं से बहस की जगह भय ने ले ली, क्योंकि विद्वान छेनी और श्रम शक्ति पर तो बहस कर सकते थे, लेकिन भौतिकी पर नहीं। यदि काटने की तकनीक रोमनों की नहीं थी और न ही किसी जात प्राचीन संस्कृति की, तो एकमात्र स्पष्टीकरण वही बचता है जिसे अकादमिक जगत स्वीकार करने से इनकार करता है। एक लुप्त सभ्यता का जाल, और वह प्रश्न जो समय को झकझोर देता है। अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि इन पत्थरों को तराशने के लिए ऐसी विधियों का प्रयोग किया गया था जो उस युग की तकनीकी सीमाओं को चुनौती देती थीं, तो शोध दल के सामने अगला और शायद सबसे भयावह प्रश्न खड़ा हो गया। इन पत्थरों को कैसे ले जाया गया? क्योंकि तराशना एक चमत्कार है, लेकिन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बिल्कुल अलग बात है। और यदि तराशने का काम रोम से भी आगे हो चुका था, तो उनका परिवहन उन सभी मान्यताओं को विरोधाभासों की एक लहर में डुबो देने की धमकी दे रहा था जिन पर अकादमिक जगत कभी विश्वास करता था। इसके अलावा बाल्बेक में मौजूद विभिन्न निर्माण विधियों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें आधार पर मौजूद बारीक नक्काशीदार विशालकाय पत्थरों से लेकर रोमन संरचनाओं की अधिक सरल पत्थर की कारीगरी तक शामिल हैं, एआई ने परिवहन विश्लेषण को अत्यंत सटीकता से शुरू किया। टीम ने यथासंभव निष्पक्ष रहने का दृढ़ संकल्प किया और सिस्टम को हर संभव लाभ प्रदान किया। आदर्श जलवायु, सुव्यवस्थित श्रम, रस्सी की सर्वोत्तम गुणवत्ता, मिट्टी की आदर्श पकड़। उन्होंने सर्वोत्तम परिस्थितियों की कल्पना की क्योंकि वे चाहते थे कि मानव बल और लकड़ी के रोलर्स को सफल होने का कोई मौका मिले, कोई भी मौका। लेकिन बल प्रयोग की भी सीमा होती है, और बाल्बेक के पत्थरों को निष्पक्षता की परवाह नहीं थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने हजारों विभिन्नताओं का अनुकरण किया। इसमें ढलान को बदला गया, रस्सी के व्यास को संशोधित किया गया, रोलर्स को परतों में लगाया गया, सतहों को चिकना किया गया, स्लेज को फिर से डिजाइन किया गया, कर्मचारियों की तैनाती को अलग अलग किया गया, कोणों को बदला गया। ऐतिहासिक जलवायु अनुमानों का उपयोग करके घर्षण गुणांक का परीक्षण किया गया और भूभाग मॉडल को इस तरह से संशोधित किया गया जिससे आशावाद की ओर झुकाव पैदा हुआ। रोलर्स, रस्सियों, स्लेज या मानव शक्ति का उपयोग करके किया गया हर प्रयास विफल रहा, अक्सर विनाशकारी रूप से। लकड़ी के रोलर्स लगभग तुरंत ही कुचल गए, यहां तक कि जब उन्हें 3-3 के सेट में लगाया गया और लगातार बदला गया। 800 टन के ब्लॉक के दबाव से वे ऐसे चूर चूर हो गए जैसे किसी चट्टान के नीचे टहनियां। रस्सी की मजबूती हास्यास्पद रूप से अपर्याप्त थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने गणना की कि मध्यम आकार के एक ब्लॉक को भी खींचने के लिए रस्सी की मोटाई मानव शरीर से भी अधिक होनी चाहिए, और तब भी आवश्यक बल के लिए 30,000 से अधिक सैनिकों को एक ऐसे ब्लॉक के चारों ओर तैनात करना होगा जिसके चारों ओर भौतिक रूप से 30,000 सैनिक समा नहीं सकते। भले ही प्राचीन काल में इतनी बड़ी सेनाएं रही हों, ज्यामिति के कारण ही यह असंभव था। एआई ने इस परिदृश्य को पूरी तरह से अव्यावहारिक करार दिया। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली खोज यह नहीं थी कि ज्ञात तरीके विफल हो गए, बल्कि यह थी कि अज्ञात तकनीकों का इस्तेमाल होता हुआ प्रतीत हुआ। एआई ने एक काल्पनिक मॉडल प्रस्तावित किया, इसलिए नहीं कि वह अतीत को समझता था, बल्कि इसलिए कि भौतिकी की यही मांग थी। इससे यह सुझाव मिला कि यदि कोई जानबूझकर भूभाग को नया आकार दे, सुगम और सुव्यवस्थित रास्ते बनाए और भार को समान रूप से वितरित करने वाले चबूतरे का उपयोग करे, तो सैद्धांतिक रूप से आवागमन संभव हो सकता है।
लेकिन इस मॉडल के लिए सर्वेक्षण स्तर की इंजीनियरिंग, दूरगामी योजना और भौतिक विज्ञान की आवश्यकता थी, जो रोमन काल या किसी भी पड़ोसी संस्कृति के रिकॉर्ड से कहीं अधिक उन्नत थी। टीम ने स्क्रीन पर चमकते हुए आंकड़ों को देखा और लगभग स्तब्ध कर देने वाली बेचैनी के साथ महसूस किया कि बालबेक के पत्थरों को प्राचीन लोगों ने हिलाने के लिए संघर्ष नहीं किया होगा। ये वो चीजें हैं जिन्हें कभी कोई हिलाना डुलाना जानता था, जिन्हें हिलाने का तरीका कभी किसी के पास था, जिन्हें कभी कोई सामान्य मानता था। इसका मतलब यह है कि असली सवाल यह नहीं है कि प्राचीन लोगों ने इन्हें कैसे स्थानांतरित किया, बल्कि यह है कि हमने कौन सा ज्ञान खो दिया है। बालबेक, जिसका सेमेटिक नाम इसके प्राचीन मूल को दर्शाता है, वास्तव में एक बहुत प्राचीन फोनीशियन पूजा स्थल था। बृहस्पति, शुक्र और बुध के हेलियोपोलिटन त्रिमूर्ति को समर्पित इस विशाल मंदिर में स्थानीय देवताओं के आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित होने के प्रमाण मिलते हैं। एआई को खगोलीय संरेखण के अनुसार स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि इस आकार के पत्थरों को शायद ही कभी मनमाने ढंग से रखा जाता है। पर्वतों को हिला देने वाली सभ्यताएं ऐसा किसी उद्देश्य से करती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने प्लेटफॉर्म के अभिविन्यास को हजारों वर्षों के आकाशीय गति के साथ मिलाकर देखा, जिसमें अक्षीय पूर्व सरण, पृथ्वी का धीमा डगमगाना जो सहस्राब्दियों में तारों की स्थिति को बदलता है, को भी ध्यान में रखा गया। जब इसने संरेखण को रोमन काल से भी पीछे, कांस्य युग के अभिलेखों से भी पीछे और यहां तक कि सबसे प्राचीन दर्ज सभ्यताओं से भी पीछे प्रक्षेपित किया, तो इसने सटीक मिलान पाया। बालबेक का विशालकाय चबूतरा ग्रीष्म संक्रांति के सूर्योदय के साथ बिल्कुल सटीक रूप से संरेखित था, लेकिन रोमन काल के अनुसार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह लगभग 7000 से 9000 वर्ष ईसा पूर्व संरेखित हुआ था। यदि यह तिथि आंशिक रूप से भी सत्य है, तो मेसोपोटामिया से बहुत पहले, मिस्र से पहले, सुमेर से पहले, और जिसे हमारी पाठ्य पुस्तकें सभ्यता का आरंभ कहती हैं, उससे भी पहले किसी के पास खगोलीय ज्ञान इतना विस्तृत था कि वह हजारों वर्षों तक सूर्य की गति का पता लगा सके। सर्वेक्षण स्तर की ज्यामिति इतनी सटीक थी कि उस खगोलीय घटना के अनुरूप एक चबूतरा डिजाइन कर सके, और इंजीनियरिंग क्षमता इतनी शक्तिशाली थी कि हवाई जहाज से भी भारी पत्थरों को मिलीमीटर की सटीकता के साथ चट्टान पर स्थापित कर सके। उस एहसास ने कमरे में मौजूद मनोवैज्ञानिक स्थिति को झकझोर दिया। तथ्यों पर बहस हो सकती है, लेकिन जब आप ऐसी संख्याओं को देखते हैं जो सभ्यता से भी पुराने आकाश से मेल खाती हैं, तो इनकार करना डर का कार्य बन जाता है। फिर एआई ने खगोलीय संरेखण को जमीन में घुसने वाले रडार के साथ जोड़ा। इसने त्रिलिथॉन के नीचे स्थित चट्टान की मजबूती का त्रिआयामी मानचित्र तैयार किया। जब इसने प्रत्येक पत्थर के पद चिह्न को सबसे मजबूत चट्टानी क्षेत्रों पर रखा, तो पैटर्न आश्चर्यजनक रूप से सटीक था। हर पत्थर सबसे मजबूत संभव स्थान पर टिका हुआ था। कुछ पत्थर कमजोर दरारों से कुछ ही इंच की दूरी पर रखे गए थे। भूवैज्ञानिक सटीकता के इस स्तर का मतलब था कि निर्माताओं ने पत्थरों को केवल जमीन पर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने जमीन को पढ़ा था। वे जानते थे कि दरारें कहां हैं, मिट्टी कहां दबेगी और पत्थर कहां टिकेंगे। वे पृथ्वी को उसी तरह समझते थे जैसे आधुनिक सिविल इंजीनियर समझते हैं। इस तरह का निर्णय लेना आकस्मिक नहीं होता, यह संरचनात्मक बुद्धिमत्ता है। और फिर खुद पत्थरों की बात आती है। 800 टन का एक ब्लॉक तो अविश्वसनीय ही है, लेकिन खदान के पास ही गर्भवती महिला का पत्थर पड़ा है, जिसका अनुमानित वजन 1000 टन है, और उसके नीचे
2014 के एक सर्वेक्षण में पहचाना गया और डिजिटल मॉडलिंग के माध्यम से दोबारा जांचा गया। एक ब्लॉक है जिसका अनुमानित वजन 1650 टन है। एक ऐसा विशाल पत्थर जिसे देखकर आधुनिक सारस भी कांप उठते। इसे तराशा गया था, इसे आकार दिया गया था, यह लगभग चलने के लिए तैयार था, लेकिन यह खदान से कभी नहीं निकला। क्या इसे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि निर्माता गायब हो गए? क्या कोई आपदा आ गई? क्या किसी ने किसी सभ्यता को उसके काम के बीच में ही बाधित कर दिया, अपनी अंतिम छाप अधूरी छोड़ दी? एक पत्थर जो समय के साथ बोलने की प्रतीक्षा कर रहा है। बालबेक में एआई द्वारा विश्लेषण पूरा होने के बाद परियोजना समाप्त हो जानी थी, लेकिन जिज्ञासा, एक अदृश्य शक्ति जो शायद पत्थरों से भी पुरानी थी, ने शोधकर्ताओं को एक और कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मशीन से बालबेक के डेटा की तुलना अन्य स्थलों से करने को कहा। उन्हें किसी महत्वपूर्ण परिणाम की उम्मीद नहीं थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने औजारों के निशान, खगोलीय संरेखण, जोड़ की ज्यामिति, खदान में दरारों के निशान, जल निकासी इंजीनियरिंग, आधारशिला की संरचना और माप अनुपात की तुलना की, और मशीन ने जो परिणाम दिया वह न तो मिलान था, न ही संयोग, बल्कि एक जाल था। गोबेकली टेपे, नबता प्लाया, जेरिको की सबसे पुरानी परतें, माल्टा के मंदिर, काकेशस के डोलमेन, मिस्र के पूर्व राजवंशीय नींव के स्तर, इन सभी में जो महाद्वीपों और युगों में बिखरे हुए हैं और जिन्हें हम असंबद्ध मानते हैं, एक ही इंजीनियरिंग प्रतिभा के अंश दिखाई देते हैं। औजारों के पैटर्न, ज्यामितीय तर्क, चट्टानों का अध्ययन, आकाश का संरेखण, ऐसे युगों का ज्ञान जो किसी भी संस्कृति को नहीं होना चाहिए था। जमी हुई दरारों और खदानों के निशान ऐसे लगते हैं मानो कभी कोई व्यक्ति, कोई ज्ञान, कोई सभ्यता अस्तित्व में थी जो एक ही स्थान पर उदय और नष्ट नहीं हुई, बल्कि हमारी सबसे पुरानी लिखित स्मृति से बहुत पहले पृथ्वी पर एक छाया की तरह फैली और फिर लुप्त हो गई। कोई ग्रंथ नहीं बचा, कोई औजार नहीं बचा, कोई कहानी नहीं बची सिवाय पत्थर के। वह पत्थर जो तब भी टिका रहता है जब बाकी सब कुछ धूल में मिल जाता है। इस निष्कर्ष को देखने वाले शोधकर्ता एक विचित्र सन्नाटे का वर्णन करते हैं। यह संतुष्टि का सन्नाटा नहीं, बल्कि एक चट्टान के किनारे खड़े होकर उस अंधेरे में टकटकी लगाने जैसा सन्नाटा है जहां सत्य का वास हो सकता है। क्योंकि अगर इतना उन्नत ज्ञान कभी अस्तित्व में था और फिर लुप्त हो गया, तो हम क्या हैं? क्या हम मानव इतिहास की पराकाष्ठा हैं या किसी महान घटना का परिणाम? अगर आप इतिहास द्वारा दबाए गए रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि अगली खोज न केवल इतिहास को चुनौती दे सकती है, बल्कि उसे नष्ट भी कर सकती है।